द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यश बाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप पढ़ रहे होगे और खुश होगे और हर बीमारी से अपने आप को बचाना और स्वस्थ रहना और पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों हमने लालसा की ओर चैप्टर फुल डिटेल से किया था, तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको समरी रूप में दूँ ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर लो। लालसा की ओर चैप्टर के लेखक कौन है बच्चों? राहुल सांकृत्यायन जी। ये क्या है? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। विभिन्न देशों की इन्होंने यात्राएं की। अब वहाँ की बहुत सारी यात्राएं की तो इनको बहुत सारी भाषाएं भी आ गई और उन भाषाओं के कुछ शब्द जो है ये अपनी लेखनी में यूज करते थे। तो आज हम उनको चैप्टर को पढ़ेंगे। ये उनका एक यात्रा वृत्तांत है और उन्होंने बहुत ही इसको रोचक ढंग से लिखा है। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया। इसमें किसका वर्णन किया बच्चों? तिब्बत यात्रा का। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्ग से ल्हासा जा रहा है। अब लेखक कहाँ से जा रहा है? मुख्य मतलब जो मेन मार्ग है ना, नेपाल से तिब्बत जाने वाला, उससे जा रहा है। फरी कलिंगपोंग मार्ग के प्रारंभ होने से पहले भारत का व्यापार नेपाल और तिब्बत से इसी मार्ग से होता था। यानी कि बच्चों पहले ये फरी कलिंगपोंग मार्ग नहीं था, बल्कि नेपाल और तिब्बत का जो है जो व्यापार था वो इसी मुख्य मार्ग से होता था। ये बाद में बना है। चीनी पलटन और लेखक भी जो है इसी मुख्य मार्ग से गए हैं। चीनी पलटन उस मार्ग पर बनी हुई चौकियाँ और किलों में रहती थी। अब वहाँ पर जो है बॉर्डर था तो वहाँ पर बहुत सारी जो है चौकियाँ थी और वहाँ पर फौजी रहते थे। लेकिन अब वहाँ पर कोई फौजी नहीं रहते। अब फौजी मकान गिर गए। अब वहाँ पर जब कोई नहीं रहता बच्चों, कोई रिपेयर नहीं हुई, तो वहाँ पर वे फौजी जो हैं बारिश में, हवा में, है ना, आंधी तूफान में वे गिरने लगी तथा किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए। अब बच्चों वहाँ किलों के आसपास जो है बहुत सारे किसान भी थे, खेत भी थे, तो उन किसानों ने सोचा कि अब तो ये ऐसे ही पड़ी हैं, तो वे किसान जो है उसका रिपेयर करके उन किलों को घर के रूप में तब्दील करके और वहाँ पर रहने लगी। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। अब लेखक उसी मार्ग से जा रहे थे, तो लेखक भी एक ऐसे ही किले में चाय पीने के लिए रुकते हैं। तिब्बत में यात्रियों को सुविधाएं भी बहुत हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि तिब्बत में जो है बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। और लेखक क्या बताते हैं कि वहाँ पर छुआछूत, पर्दा, जातिगत भेदभाव कोई नहीं है और वहाँ पर जो है आदमी और औरत को भी समान दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ पर कोई भी पर्दा प्रथा नहीं है, यानी कोई घूंघट नहीं करना पड़ता। यात्री घर के अंदर तक जाकर बहुओं अथवा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। लेखक बताते हैं कि जो है भिखारी या कोई भी अनजान व्यक्ति अपना सामान दे दो और जाकर घर की बहू या घर की सास से जाकर अपने लिए चाय बनवा लो। वह चाय बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में लाकर दे देंगी। जैसे बच्चों हमारे यहाँ कप में चाय पीते हैं ना, तो वहाँ पर एक मिट्टी का विशेष टोटीदार बर्तन होता है, उसमें वे चाय डालकर दे देती हैं। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने इनसे राहदारी मांगी। राहदारी होता है बच्चों टैक्स, जैसे रोड टैक्स होता है ना, ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, 2 चिट्ठे उसे दे दी। अब किसी बड़े व्यक्ति की उनके पास कोई 2 चिट थी कि जिससे टैक्स ना लगे, तो वे चिट उन्होंने उसको दे दी। उसी दिन वे थोंगला के पहले पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से लेखक के साथ ही चल रहे बौद्ध भिक्षु सुमति के जान पहचान के लोग रहते थे। अब उनके साथ एक बौद्ध भिक्षु भी थे जो जा रहा था राहुल सांकृत्यायन जी के साथ, और उसका बच्चों क्या नाम था? सुमति। इसलिए उन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। अब सुमति का वहाँ पर सब जानते थे, वो तो वहाँ का स्थायी निवासी था, सब वहाँ उसको पहचानते थे, इसलिए जो लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। और ये क्या है, लेखक वहाँ पर किया कैसा वेश धारण करके गए थे बच्चों? भिखारी का। ठीक है, लेकिन भिखारी का वेश धारण करने के जाने के बाद भी इसको रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। अब लेखक और उसके साथी को बहुत मुश्किल डांडा थोंगला पार करना था। अब लेखक जो है डांडा थोंगला मार्ग पर जाना चाहते थे। ये क्या है बच्चों? एक ऊंची सी पहाड़ी है। अब वहाँ पर जाने में, पहाड़ी पर जाने में दिक्कत तो होगी ना। तिब्बत में डांडे अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। अब तिब्बत में कहते हैं जहाँ पर ऊंची पहाड़ियाँ होंगी, बहुत वन होगा, तो वो खतरनाक तो होंगी ना। तो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता है। अब इतनी ऊंचाई पर वहाँ गांव कहाँ होंगे, क्योंकि वहाँ जीवन यापन के लिए तो कुछ भी चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, इसलिए वहाँ पर आसपास में कोई गांव नहीं था। ये बच्चों लेखक क्या है, अपनी पहली यात्रा का बताते हैं।
लेखक ने 2 यात्राएं की हैं, एक 5 साल बाद यात्रा की और ये पहली यात्रा का वर्णन है। ठीक है, डाकुओं के लिए ये बहुत सुरक्षित जगह है। अब डाकू तो ऐसे में ही रहना चाहेंगे ना, जहाँ पर कोई इंसान ना हो, जंगल हो, उनको छुपने के लिए जगह मिले। तो कहते हैं कि वहाँ पर बहुत डाकू थे। जिन निर्जन स्थानों पर यदि किसी को खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता। अब ये कोई निर्जन स्थान है जहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, ठीक है, कोई आता जाता नहीं, कोई गांव नहीं है ना, कोई कभी कभी जाता है, तो वहाँ पर किसी को मार देंगे तो कोई सबूत थोड़ी ना मिलेगा, कोई उसको देखने वाला थोड़ी ना होगा। तो कहते हैं कि वहाँ पर मार भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पकड़ता उनको। डाकू भी पहले आदमी को मार देते हैं और बाद में उसका माल लूटते हैं। वो कहते हैं कि डाकुओं को कोई कोई मिलता है, रोज़ तो वहाँ नहीं जाते ना सब, कोई कोई फंसता है उनको, और वो क्या करते हैं, फंसा जो और उसी को मार दिया। वो कहते हैं कि मारने के बाद ही वे देखते हैं कि इसकी पॉकेट में कुछ है या नहीं है। ऐसे नहीं देखते कि इसने मोटी चैन पहन रखी है या अंगूठी पहन रखी है या इसकी वॉलेट में, इसके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, ये नहीं देखते, बल्कि वो सीधा ही मार देते हैं। ठीक है ना। लेखक और उसका साथी ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर भिखमंगों की तरह उनसे दया करके एक पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगते हैं। अब वो जब इतनी ऊंची पहाड़ी पर जा रहे थे तो उन्होंने एक आदमी देखा, उन्होंने सोचा कभी ये डाकू ना हो और हमें मार दे। तो उन्होंने भिखमंगे का तो वेश धारण कर रखा था, तो उन्होंने भिखमंगे की तरह है करके ऐसे जैसे भिखमंगे कर देते हैं और कहने लगा हाँ दया सी करके कि बाबू मुझे 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। तो उस आदमी ने सोचा कि ये खुद ही भिखारी है तो इसके पास क्या मिलेगा, तो वे उन्होंने सोचा कभी हमें मार ना दे। ठीक है, ऐसे करके वे बच के निकल गए। वहाँ पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई देकर लेखक ने सुमति को लंकोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा। अब लेखक बच्चों पैदल तो बहुत चल चुके थे, है ना, तो उन्होंने सुमति से कहा कि भाई अब तो और नहीं चला जाएगा, तो बहुत ऊंची पहाड़ी है और तुम ऐसा करो 2 घोड़े कर लो और उन पर हम अपना सामान भी रख लेंगे और चल भी पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों ऊंचाई पर चढ़ने के लिए तो घोड़े ही मिलते हैं ना। तो अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। अब लेखक ने उसने क्या किया, वो कर दिया घोड़ों का इंतजाम और वे सामान लेकर और ऊपर की ओर चढ़ने लगे। ठीक है, अब दोनों ऊपर चढ़ते गए। वो क्या हुआ, जो लेखक है ना उसका घोड़ा तो बच्चों धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जो सुमति का घोड़ा है वो बहुत तेज तेज चल रहा था। ठीक है, दोनों पहाड़ की ऊंचाई देखकर और वे चलते गए। बिल्कुल वे अगले दिन बच्चों उन्होंने क्या किया, चाय पीकर और वो दोनों चल पड़े। डांडे से पहले उन्होंने एक स्थान पर चाय पी और दोपहर के समय डांडे के ऊपर पहुंचे। इनके दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां थी और दूसरी ओर हरियाली और बर्फ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़। यानी कि एक तरफ तो बच्चों बहुत बर्फ ही बर्फ सफ़ेद और दूसरी तरफ क्या थी, हरियाली नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ थे। ठीक है, चढ़ाई कुछ कठिन थी। अब ऐसी जगह पर चढ़ना तो मुश्किल होगा ना, परंतु उतराई सहज थी। अब पहाड़ पर चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है ऊंचे, है ना, लेकिन उतरते टाइम तो हम जल्दी जल्दी उतर जाते हैं, तो ऐसे ही वे भी जल्दी उतर गई। लेखक अपने घोड़े पर झूमता हुआ गलत रास्ते पर चला गया। अब घोड़ा तो स्लो स्लो चल रहा था तो गलत रास्ते पर ही जाएगा ना, क्योंकि 2 रास्ते चल रहे थे, 2 रास्ते निकले। सुमति को तो पता था रास्ता, वो तो सही चला गया, लेकिन जो है लेखक पीछे रह गया था तो वो गलत रास्ते पर चला गया। लेकिन रास्ते में किसी से पूछकर लौटकर वापस आया और फिर सही रास्ते पर चला। जब वह देर से पहुंचा तो सुमति देखकर लेखक पर बहुत गुस्सा होने लगा, क्योंकि वहाँ तो वह सुमति तो पहले ही पहुंच गया था और उसका वेट कर रहा था ना। तो लेखक ने सारा दोष अपने सुस्त घोड़े को दिया। तो लेखक ने भी मुस्कुराते हुए क्या किया बच्चों, कह दिया कि मैं तो जल्दी आना चाहता था, लेकिन ये घोड़ा ही ना बहुत धीरे चल रहा था, इसी ने मुझे देर करा दी। अब सुमति शीघ्र ही शांत हो गया और वो क्या है, पहले तो बहुत गुस्सा था, लेकिन लेखक की हंसी की बात सुनकर फिर वो शांत हो गया। लंकोर में उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। क्यों मिल गया बच्चों, क्योंकि सुमति को सब जानते थे। यहाँ के यजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू और गरम गरम थुक्पा खाने को दिया। ये बच्चों वहाँ की डिश है। ये सत्तू होता है जो ये चावल का बनता है ना जी। इसके बाद वे तिंगरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान में पहुँच गए। वे कहते हैं कि हम पहाड़ों से घिरे हुआ था, चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में जो है एक विशाल मैदान था, बहुत बड़ा मैदान था, हम वहाँ पहुँच गए। वहीं एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस मैदान के बीच में बच्चों एक पहाड़ी थी जिसे तिंगरी समाधि गिरी कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, तिंगरी समाधि गिरी। यहाँ के गाँव में
सुमति के अनेक यजमान थे। तो वहाँ तो सब जानते थे, उसके सब जानकार थे। सुमति कपड़ों की पतली पतली चिरी हुई बत्तियों के गंडे यजमानों को बांट रहे थे। अब वहाँ पर क्या है, ये बौद्ध के वहाँ मंदिरों से लेके आए थे कपड़े और उसको भगवान का प्रसाद समझकर सबको बांट रहे थे और सब जो है हाथ जोड़कर खुश होकर ले रहे थे। लेखक ने सुमति को आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया। अब लेखक को डर हो गया कि ये एक बार अगर आसपास के गांव चला गया ना तो एक हफ्ते से पहले नहीं आएगा, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। कहा कि तुम लासा पहुंचकर उसे रुपये और दे दूंगा। वो बोला कि तू मेरे साथ चल और मैं तुझे ना और भिक्षा दे दूंगा और पैसे दे दूंगा लासा पहुंचकर, तू मुझे वहाँ मदद कर दे लासा पहुंचने में। तो सुमति ने भी ठीक कहा कि ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, मैं आसपास के गाँव में नहीं जाऊँगा। दूसरे दिन वे वहाँ से चल पड़े। अब बच्चों थोड़ा उन्होंने आराम किया और अगले दिन वे चल पड़े। सुमति के परिचित यजमान तिंगरी में भी थे। अब वहाँ तो सब जानते थे, उसका रहन सहन था, घूमते रहते थे, तो वहाँ पर तिंगरी में भी जो है सुमति को सब जानते थे। परंतु वे शंकर विहार की ओर चलने लगे, परंतु वे दूसरी जगह पर जाने लगे। कौन सी पे? शंकर विहार की ओर। वहाँ के भिक्षु नम से बहुत भद्र पुरुष थे, यानी कि वे स्वभाव से जो है बहुत ही अच्छे थे। वहाँ के मंदिर में कनुजूर अर्थात बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी। यानी कि हस्तलिखित होता है बच्चों हाथ से लिखी हुई, यानी कि बुद्ध वचनों की जो है 103 पोथियाँ यानी कि ग्रंथ थे। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, इतना वजन था बच्चों। देख लो उनमें क्या क्या लिखा होगा। सुमति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया। अब सुमति से तो रुका नहीं जा रहा था और वो लेखक जो है जहाँ जाना चाहता था वहाँ उस मंदिर में पहुँच गया। उसको तो वहाँ के ग्रंथ पढ़ने थे, ठीक है। तो अब उसने बोला कि सुमति तू बेशक अब चला जा, घूम फिर ले, जहाँ जाना अपने यजमानों से मिल ले, ठीक है। और लेखक क्या करने लगा बच्चों? उन पोथियों को पढ़ने लगा। अंत में भिक्षु नमसे से विदा लेकर वे अपना अपना सामान पीठ पर लाद कर चल पड़े। अब राहुल शंकरदयाल ने क्या किया, वहाँ के जो मंदिर थे बौद्ध भिक्षु थे उनसे विदा ली और वे फिर अपना सामान पीठ पर लाद कर चल पड़े। तो बच्चों ये थी इस चैप्टर की समरी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और वे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।